नमस्कार, टीवी7 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष, लेकर हाजिर हूं आपका खास कार्यक्रम सवाल जरूरी है। देश की चुनावी राजनीति में एक ऐसा मुद्दा फिर से सुर्खियों में है जो अगर जमीन पर उतरता है तो भारत के पूरे चुनावी कैलेंडर की तस्वीर बदल सकता है। मुद्दा है वन नेशन वन इलेक्शन, यानी देश में लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा चुनाव के एक साथ कराने की व्यवस्था। इसी को लेकर संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी की बैठक में एक बार फिर जोरदार मंथन हुआ है। खास बात यह रही कि बैठक में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी समेत सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम बड़े चेहरे मौजूद रहे। ऐसे में सवाल सिर्फ इतना नहीं कि एक साथ चुनाव होंगे या नहीं, बड़ा सवाल तो यह भी है कि अगर होंगे तो कब होंगे, 29 में होंगे या फिर 34 में होंगे, और देश इस बड़े बदलाव के लिए क्या बिल्कुल तैयार है। वन नेशन वन इलेक्शन का विचार नया नहीं है। आज़ादी के बाद भारत में लोकसभा और विधानसभा चुनाव कई बार एक साथ हुए। 1952, 1957, 62 और 67 तक चुनावी चक्र काफ़ी हद तक एक साथ चलता रहा, लेकिन बाद में अलग अलग राज्यों में सरकारें समय से पहले गिरने और विधानसभाओं के भंग होने की वजह से चुनाव अलग अलग समय पर होने लगे, और अब सरकार फिर उसी चुनावी चक्र को एक साथ लाने की कोशिश कर रही है। प्रस्तावित व्यवस्था का मकसद है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के चुनाव तय एक चक्र में कराए जाएं, और जिससे बार बार होने वाले चुनावों का खर्च, प्रशासनिक दबाव और आचार संहिता की वजह से विकास कार्यों पर पड़ने वाला असर कम हो सके। इसी प्रस्ताव को लेकर संसद में संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जा चुका है और इसे विस्तृत जांच के लिए 29 सदस्यीय जेपीसी के पास भी भेजा गया है। इस समिति में बीजेपी, कांग्रेस और कई दूसरे दलों के सांसद शामिल हैं। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी, मनीष तिवारी और दूसरे नेता समिति का हिस्सा हैं। जेपीसी का काम सिर्फ बिल की लाइन दर लाइन जांच करना नहीं, बल्कि इसके संवैधानिक, राजनीतिक और व्यवहारिक असर को समझना भी है। पहले भी समिति की बैठकों में विपक्षी सांसदों ने अलग अलग राज्यों, विशेषज्ञों और दूसरे यहाँ पर लोगों से चर्चा की है और साथ ही इस पर जोर भी दिया है। लेकिन इस बार अलग बहस का सबसे बड़ा एंगल है कि 29 या फिर 34। अब तक जिस टाइमलाइन की चर्चा होती रही है उसमें 29 को एक बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव माना गया है। 2034 तक पूरे देश में चुनावी चक्र पूरी तरह से यहाँ पर तैयार करने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन अब केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बयान ने इस बहस को और गर्म कर दिया। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए 34 तक इंतजार जरूरी नहीं है और 29 में ही लोकसभा के चुनाव के साथ 22 राज्यों के चुनाव कराए जा सकते हैं। हालांकि यह अभी कोई अंतिम सरकारी फैसला नहीं है। अगर 2029 का फॉर्मूला सामने आता है तो सबसे बड़ी चुनौती होगी अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं के कार्यकाल को एक चुनावी चक्र में लाना, और कई राज्यों में 27 और 28 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में अगर इन राज्यों को 2029 के लोकसभा चुनाव के साथ जोड़ना है तो कुछ विधानसभाओं का कार्यकाल सामान्य 5 साल से पहले खत्म करना पड़ सकता है। दूसरी तरफ कुछ राज्यों के चुनावी चक्र को आगे बढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है। यानी सवाल सिर्फ चुनाव की तारीख बदलने का नहीं, बल्कि इसके लिए संवैधानिक और राजनीतिक सहमति की जरूरत भी होगी। इसी वजह से 2029 का फॉर्मूला आसान नहीं माना जा रहा है। अब जरा सोचिए, एक देश एक साथ चुनाव होता है तो आम जनता की जिंदगी में क्या बदलेगा। फिलहाल किसी न किसी राज्य में चुनावी माहौल बना रहता है। चुनाव आते ही राजनीतिक दल सक्रिय हो जाते हैं, रैलियां होती हैं, सुरक्षा बलों और प्रशासनिक मशीनरी की बड़ी तैनाती करनी पड़ती है। साथ ही आपको बता दें कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू कर दिया जाता है। कई सरकारी फैसले पर असर पड़ सकता है। सरकार का तर्क है कि अगर चुनाव एक साथ होंगे तो इस पूरी प्रक्रिया को एक निर्धारित समय में समेटा जा सकता है और इससे चुनावी खर्च और प्रशासनिक संसाधनों पर दबाव कम करने में भी मदद मिल सकती है। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी है। विपक्ष का सवाल है कि क्या विधानसभा और लोकसभा चुनावों को एक साथ कराने से राज्यों के मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दों के नीचे नहीं दब जाएंगे और इससे क्षेत्रीय दलों को नुकसान होगा। और सबसे अहम, अगर किसी राज्य की सरकार 5 साल पूरे होने से पहले गिर जाती है तो क्या होगा? क्या उस राज्य में तुरंत चुनाव होंगे या फिर कुछ समय के लिए कोई विकल्प यहाँ तैयार किया जाएगा, कोई वैकल्पिक व्यवस्था बनेगी? यही वे सवाल हैं जिनके जवाब कानून और संविधान के स्तर पर साफ करने होंगे।
कांग्रेस और विपक्ष के कई नेता इस प्रस्ताव पर लोकतांत्रिक जवाबदेही और राज्यों की यहां स्वायत्तता को लेकर चिंता जता चुके हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी आशंका जताई है कि एक साथ चुनाव कराने की व्यवस्था संसदीय जवाबदेही को प्रभावित कर सकती है। दूसरी तरफ सरकार का तर्क है कि देखिए, बार बार होने वाले चुनाव लोकतंत्र को मजबूत करने के बजाय प्रशासनिक और वित्तीय संसाधनों पर गहरा असर डालते हैं, दबाव डालते हैं। यानी एक तरफ खर्च और प्रशासनिक सुविधा, दूसरी तरफ संघीय ढांचा और राजनीतिक जवाबदेही, यही पूरी बहस का असली केंद्र भी है। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 2029 में ही वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो सकता है? जवाब है, संभावना पर चर्चा जरूर तेज हुई है, लेकिन अभी इसे तय फैसला नहीं कहा जा सकता। संविधान संशोधन और संसद की प्रक्रिया, राज्यों की भूमिका, राजनीतिक सहमति और चुनाव आयोग की रैलियां, इन सभी मोर्चों पर रास्ता साफ करना होगा। इसलिए जेपीसी की बैठक को इस पूरी प्रक्रिया में बेहद अहम माना जा रहा है। यानी फिलहाल तस्वीर ये बन रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चुनावी नारा नहीं, बल्कि भारत की चुनावी व्यवस्था को बदलने का प्रस्ताव है। और साथ ही सरकार इसे चुनावी खर्च घटाने और विकास की रफ्तार को बढ़ाने का रास्ता बता रही है, जबकि विपक्ष इसे संघीय और लोकतांत्रिक असर पर सवाल उठा रहा है। क्या कुछ कहना है नेताओं का, जरा वो सुन लीजिए। देखिए, मीटिंग में सारे जो पद्मा अवार्डी हमारे आए हैं, उनके जीवन का बड़ा लंबा अनुभव, जो कि हम कह सकते हैं कि सिविल सोसाइटी के एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में उनके बहुत ही ग्रेट इनपुट कमेटी को मिले, जो कि हम और लोगों से नहीं प्राप्त कर सकते थे। जो भी पद्मा अवार्डी हैं हमारे, तो उन्होंने अपने अलग अलग विभिन्न सेक्टर से वो आते हैं, तो उनके अलग अलग अनुभव जो हैं वो हमें मिले। और मेरा मानना है कि कमेटी के लिए अच्छी रिच इंफॉर्मेशन उनसे मिली, अच्छे इनपुट उनसे मिले, और वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उनके विचार हैं। सारे पद्मा अवार्डी चाहते हैं कि सफिशिएंट सेफ गार्ड रख करके वन नेशन वन इलेक्शन देश के हित में है, और देश के हित में कमेटी को काम करना चाहिए। और सभी लोग चाहते हैं कि एक देश एक चुनाव। सर, इससे पहले पी चिदम्बरम साहब से भी आपकी मुलाकात हुई? देखिए, पी चिदम्बरम साहब आए, उनके भी अपने इनपुट अच्छे रहे, लेकिन पी चिदम्बरम साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं और एक पर्टिकुलर पार्टी को, कांग्रेस को रिप्रेजेंट भी करते हैं, तो अपने उनके अलग व्यू हो सकते हैं। तो उनके भी, जहाँ तक बिल पे हमने डिस्कशन किया, तो बिल पे हम सभी लोग चाहते हैं कि बिल पार्लियामेंट ने हमें एग्जामिन करके और रिकमेंड करने के लिए कहा है, तो हम एग्जामिन करने के लिए चिदम्बरम साहब के भी व्यू हमने लिए और उनको कंसिडर करके कमेटी जो है रिकमेंड करेंगे। कुछ सदस्य इसको बता रहे हैं, और कई लोग जो इससे जुड़े हुए हैं अलग अलग क्षेत्रों के, वो बता रहे हैं कि ये संविधान के प्रतिकूल है, जो बेसिक टीनेंट्स हैं उसके प्रतिकूल बता रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा आपका सोचना, ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू सर। कर रही है और इसी मंथन से आगे की राह भी तय होगी। तो क्या 2034 की जगह 2029 में ही देश एक साथ चुनाव की ओर बढ़ेगा? क्या 22 राज्यों को लोकसभा के साथ जोड़ने का फॉर्मूला जमीन पर उतरेगा? क्या सियासी दल इस बड़े बदलाव पर एक राय बना पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या देश का चुनावी सिस्टम अगले 3 साल में पूरी तरह से बदल जाएगा? फिलहाल अंतिम मोहर बाकी है, लेकिन इतना जरूर है कि वन नेशन वन इलेक्शन की बहस अब संसद से निकलकर 2029 की चुनावी टाइमलाइन तक पहुंच चुकी है। अब इसी पर मंथन चल रहा है, चिंतन चल रहा है, लेकिन जेपीसी में जो चर्चा हो रही है, जो मंथन हो रहा है, वो अभी बाहर नहीं आया। लेकिन इस बीच नेताओं के बयान जरूर सामने आ गए हैं। विपक्षी खेमा इस व्यवस्था के लागू होने पर, या फिर ये कहा जाए कि वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में नजर नहीं आ रहा, जबकि सत्ता पक्ष इसे राष्ट्र की बहुत बड़ी एक फाइनेंशियल व्यवस्था और प्रशासनिक चुनौतियों के मद्देनजर इसे अनुकूल बता रहा है, न कि प्रतिकूल। मेहमानों से मिलवा देते हैं। विकास पांडे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद हैं। विकास जी का बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता।
धर्मेंद्र भाई आपका बहुत स्वागत है। अभिमन्यु त्यागी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। अभिमन्यु भाई आपका बहुत धन्यवाद, स्वागत आपका। अभी तो आप शुरुआत में जुड़े हैं। और विश्वनाथ मिश्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। विश्वनाथ मिश्रा जी आपका भी बहुत स्वागत है। विश्वनाथ मिश्रा जी, वन नेशन वन इलेक्शन, उम्मीद की जा रही थी कि 34 तक तो मामला गया, लेकिन अब जिस हिसाब से चिंतन मंथन शुरू हुआ है उसमें माना जा रहा है कि 29 में ही सब खेल हो जाएगा। भाई साहब कैसे देख रहे हैं इसे? बिल्कुल सुनील जी, देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए किसी के लिए नहीं है। ये देश का चुनावी सिस्टम रेक्टिफाई करने के लिए, सुधार करने के लिए। अगर इससे देश का भला होगा, आम जनता का पैसा बचेगा, वो समय जो चुनावी मंथन में पूरा देश बर्बाद करता है, जो धन बर्बाद होता है बार बार चुनाव में, वो बचेगा। अब विषय ये है कि कहा जा सकता है कि भाई कहाँ विश्व में कहीं ऐसा नहीं हो पाता। इस बहुत से देश हैं जहां ऐसा होता है। आप स्वीडन ले लीजिए, बेल्जियम ले लीजिए, साउथ अफ्रीका ले लीजिए, ढेर सारे देश हैं जो चीजों को बिल्कुल सिस्टमेटिक रखते हैं, जो अपनी व्यवस्था को चाक चौबंद रखना चाहते हैं, अपने रिसोर्सेज को। हम विदेश में क्यों जाएं? हमने अपने भारत में नहीं देखा क्या? हमने अपने भारत में ये व्यवस्था नहीं देखी क्या? 67 तक तो चला ही ना। तो हमारी यही थी सुनील जी, शुरुआत तो हमारी यही थी। सारा खेल वही उसी पर आ रहा था। सारा खेल तो वहीं से शुरू हुआ जब राष्ट्रपति शासन का चाबुक लेकर के अपनी राजनीति को संचालित करने की व्यवस्था प्रारंभ हुई। उसके बाद ये रोग लगातार बढ़ता गया। जब देखो जिस राज्य में ये सरकार ठीक नहीं है, विपक्ष की सरकार है, उठाओ 356 मारो, राष्ट्रपति शासन, काम खत्म। अब फिर चुनाव होगा। तो जब वो खेल शुरू हुआ, वो जो दुर्गति करने की प्रयास हुआ, उसको उस पूरी मतलब 8 दशक का जो दुर्गति थी, उसको सुधार करने का पुनः सुधार करिए, या कहिए जो हम लोग कहते थे ना कि सुधार कार्य करके लाना टीचर्स देते थे, तो वो सुधार कार्य है, ये इंप्रूवमेंट है कि हम उस व्यवस्था को पुनः ठीक कर सकें। क्यों? क्योंकि देखिए, संघीय ढांचा क्या कहता है? केवल ये कहता है कि कम से कम बेसिक जो चीजें हैं, जो रिक्वायर पैसे हैं आम जनता के, वो जनता के हित में लगना चाहिए, चाहे वो राज्य स्तर पर हो या केंद्रीय स्तर पर हो। अब आप चाहे दोनों में का चुनाव अलग अलग करा लीजिए, हर राज्य का अलग कराइए, तो फिर ये गीत तो पर सदा सर्वदा चलता रहता है। आप उस पैसे को नहीं बचाना चाहते हैं, आप फौज पुलिस को केवल इसी लॉ एंड ऑर्डर में इन्वॉल्व करना चाहते हैं, 5 साल सरकारों को काम नहीं करने देना चाहते हैं, हर 2 महीने में एक चुनाव है, पूरे देश में खाली उसी पे मंथन होने देना चाहते हैं, तो देश में विकास कब होगा? डेवलपमेंट कब होगा? ठीक बात है। मैं अब विपक्ष से जवाब ले लेता हूं। विपक्ष से जवाब लेता हूं। छोटे छोटे सवाल मेरे, छोटे छोटे जवाब। उम्मीद करता हूं कम शब्दों में ज्यादा बात आएगी। धर्मेंद्र भाई के पास जाऊंगा। धर्मेंद्र भाई, 2 तरह की स्थिति है। एक तो पहला ये आप क्लियर करिए, क्या आप वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में हैं? और दूसरा ये कि अगर 29 में ये लागू होता है तो क्या आप साथ खड़े होंगे, या फिर 34 तक के लिए जो व्यवस्था समझी जा रही थी वहां पर हैं आप? धर्मेंद्र जी। नमस्कार सुनील जी, हमारे पहले साथियों और आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, हमारी जो चिंताएं हैं हमने कमेटी में भी उठाई है। 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको बिना सॉल्व किए ये कहना कि बहुत ज्यादा खर्च हो जा रहा है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रह रहा है। भाई, चुनाव सुधार अलग चीज है। आप खर्च ज्यादा बढ़ जा रहा है तो उसमें चुनाव सुधार का मामला है ना, उसको दूसरे तरह से देखा जा सकता है। जो लोग अभी बिहार में 5 चरण में चुनाव कराए, अभी आपने रिसेंटली देखा ही होगा, और वो कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन। भाई, आप एक राज्य में तो एक साथ करा ही नहीं पा रहे हो, और तमाम राज्यों के, पंचायतों के या केंद्र के चुनाव एक साथ कैसे? नंबर 2 जो सबसे महत्वपूर्ण 2-3 जो मेन कंसर्न है, एक की संघीय और राज्य दोनों के चुनाव के जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, उसमें स्थानीय मुद्दे, राष्ट्रीय मुद्दे या जो संघीय मुद्दे हैं उसके सामने दबने का खतरा है। दब जाएंगे, उनकी रिलेवेंसी खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, जब बीच में चुनाव विभिन्न राज्यों को होता है तो आपके चुनाव का एक तरह से जो आपकी सरकार चल रही होती है किसी की भी, उसका एक लिटमस टेस्ट भी हो जाता है। उनके जो तमाम काम क्रियाकलाप रहते हैं उसका रिजल्ट राज्यों में उपचुनाव में भी देखने में। तीसरा एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, किसी राज्य सरकार, कोई भी राज्य सरकार अगर बीच में मान लीजिए गिर गई 2 साल पे, विधानसभा भंग हो गई, तो क्या करेंगे आप? वन नेशन वन इलेक्शन के लिए उनको 5 साल तक अपने केंद्र के कब्जे में रखेंगे? उसका आपके पास क्या सोल्यूशन है? कि आप पार्टियां तोड़ने के लिए तो आप बने हुए हैं, पार्टी तो तोड़ करके सरकारें बना ले रहे हैं अपनी,
उस पर रोक लगनी चाहिए कि आप पहले जो एक विचारधारा से जीत के आए, दूसरे में जाने के पहले इस्तीफा दे दे, खाली हो जा। लेकिन वो खैर डिफरेंट विषय है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, कोई राज्य सरकार बीच में गिर गई किसी भी कारण से, बहुमत उसके कम हो गया, कोई ऐसा कृत्य कर दिया, उसके पार्टी के लोग टूट के अलग हो गए, विधानसभा भंग हो गई, वैसी स्थिति में क्या करेंगे? इसको आपने आज तक साफ नहीं किया। ये केवल झुनझुना है। परिस्थितियां जब तक अनुकूल न हो, धर्मेंद्र भाई कुछ फैक्ट भी बता के चलो। धर्मेंद्र भाई, शंका आशंका पर तो लंबे अरसे तक चर्चा होती रहेगी, जीवन निकल जाएगा। शंका आशंका पर तो जीवन निकल जाएगा, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। कुछ फैक्ट बता के चलो, कुछ उदाहरण दे के चलो कि विकास पांडे की पार्टी जब से सत्ता में आई है, इन्होंने कितनी जगह राष्ट्रपति शासन लगाया है, कितनी जगह गिराई है सरकार। अरे साहब, इनको राष्ट्रपति शासन की जरूरत क्या है? ये तोड़ करके मध्य प्रदेश में सरकार बना लिए। आपने राजस्थान में क्या किया? अरे पूरे देश में देख लीजिए, इनका जब मन होता, जम्मू कश्मीर में गए, पीडीपी गोद में बैठ गए, जब इनको लगा कि अब अनुकूल माहौल हो रहा है तो हालांकि इनके वैचारिक विरोधी थे ये, सो कॉल्ड जो इनका छद्म राष्ट्रवाद की बात करते थे और लोग पाकिस्तान परस्ती की बात करते थे, वो सेपरेटिस्ट की मदद करते थे। लेकिन उसके बाद इनको चूंकि सत्ता एंजॉय करना था, इसलिए उनकी गोद बैठ गए। तो अपनी सुविधा के साथ महाराष्ट्र में इन्होंने क्या किया था आपने देखा ही। धर्मेंद्र भाई, महाराष्ट्र में जिनके खिलाफ, धर्मेंद्र भाई ठीक है, ठीक, आपने बताया रात में भोर में जब लोग सो के उठे, पता चला कोई उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की शपथ हो गई। ऐसा तो इतिहास में शायद ही आपने देखा हो कि राजभवन को खोल करके रात में 1 बजे आनंद फानंद में पार्टियों को तोड़ करके इधर का उधर, उधर को जैसे खोआ में वो मिलाया जाता है, उस तरह के करके इन्होंने सरकार बना दी। तो इससे इनसे तो लोकतंत्र के बारे में बात करना हमको तो अक्सर लगता है ये लोग डेमोक्रेसी भाषण कहते हैं। ठीक है धर्मेंद्र भाई, उन्होंने धर्मेंद्र भाई कह रहे हैं कि इन्हें कहाँ जरूरत पड़ती है राष्ट्रपति शासन की, ये तो तोड़फोड़ मचा देते हैं। धर्मेंद्र भैया, ऐसे लोग लाओ कसम से खुदा की कि वो बिल्कुल ये रहे कि भाई साहब देखो, अरविंद केजरीवाल कहते थे ना, कट्टर ईमानदार पार्टी है और एक भी इधर से उधर नहीं हो सकता, हमें कोई तोड़ के दिखाए। फिर मामला पता चला कि उधर भी थे जिनका दिल और मन सब डोल रहा था, वो भी आ गए उधर ईमानदार वाले। ये जो जब जब ये भारत का इतिहास रहा है धर्मेंद्र भाई, जब जब जिस नेता का मन डोला, दिल डोला, वो अपनी मर्जी से कहीं शिफ्ट हो गया। और लास्ट में ये भी कह के गया वो नेता, नहीं धर्मेंद्र भाई, ये भी कह के गया कि भाई साहब सुई से चुबो के देख लेना, खून जो निकलेगा वो डीएनए मेरा उसी पार्टी का है। लेकिन अब मैं बदलने जा रहा हूं। अच्छा, ऐसे लोग देखे भाई साहब, हमने जिस मध्य प्रदेश का जिक्र कर रहे हो धर्मेंद्र भाई, उस मध्य प्रदेश में जब भाजपा में शिफ्ट हुए कांग्रेसी बोले काट के देख लेना, खून निकलेगा तो कांग्रेसी ही निकलेगा। हमने कहा ये तो बड़ी बात है, बोले डीएनए कांग्रेस का है लेकिन अब सेवा भाजपा में देंगे। तो अब उनका क्या इलाज है भाई? सुनील जी आप नहीं, सुनील जी बहुत बेहतर आप जान रहे हैं, एक मन डोला तन डोला तो बात समझ में आती है, लेकिन लूट लिया हिंडोला, लूट लिया उनका डोला ही, वो जो है भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया। तन डोला मन डोला से आगे बढ़ चुके हैं इनके संस्थाओं ने। ईडीसी देखिए ऐसा है, जिस तरह से इन्होंने बचा रखी है गंध, आप देखिए तमाम कम से कम 1 दर्जन ऐसी कंपनियां हैं जिसके यहाँ ईडी सीबीआई जाती है, उसके मालिक को चार्ज करते हैं, फ्रेम कोई जेल जाता है या कोई बाहरी समझौता हो जाता है, उसकी मालिक कोई और बदल जाता है। पार्टियों के यहाँ ईडी सीबीआई जा रही, जिनका नाम आप ले रहे थे, एक दिन पहले आप लोगों ने रिपोर्ट किया कि उनके यहाँ ईडी के छापे, अगले दिन रात होते होते धर्मेंद्र भाई हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं। अब मैं अभिमन्यु के पास जाऊंगा, अभिमन्यु त्यागी हमारे भाई बैठे हैं। मैं तो ये उम्मीद कर रहा था धर्मेंद्र भाई ये कहेंगे सुनील भाई 1 बार में चुनाव करा लें या ये 5 बार में करा लें या हर बार रोज कराएं चुनाव। जनता इतनी परेशान है कि इनको सबक सिखाएगी वोट की चोट से। ये बात आई नहीं, आपने कहा इन्होंने ऐसा कर दिया तो आपको भी आशंका है, शंका है पूरी थोड़ी बहुत नहीं 200% कि ये अभी जाने वाले नहीं है विकास पांडे सत्ता से। भैया अभिमन्यु त्यागी जी, नहीं अभिमन्यु त्यागी जी आपके पास रुक जाओ, धर्मेंद्र भैया रुक जाओ। अभिमन्यु त्यागी जी 67 तक एक देश एक चुनाव रहा, लेकिन वहां बताया गया कि सत्ता की हनक आप लोगों ने ऐसी दिखाई राज्य सरकारों को, जो धर्मेंद्र भाई जिक्र कर रहे हैं ना, वो आशंका उस दौर की जता रहे हैं, कैसे कैसे तोड़ फोड़ दिया जाता था, गिरा दिया जाता था और राष्ट्रपति शासन लगा देते थे। फिर अलग अलग व्यवस्था हुई। अब देश फिर चाह रहा है, देश यानी कि देश के भारत के द्वारा चुनी हुई सरकार चाह रही है, आप जेपीसी में शामिल हैं सब लोग, कि एक
देश एक चुनाव हो और यह व्यवस्था 34 तक क्यों टाली जाए, इसे 29 में लागू करें। सहमत हैं त्यागी जी? सुनील जी, आपको और पैनल मौजूद सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। जी। देखिए सुनील जी, कांग्रेस पार्टी तो चुनाव सुधार की बात करती है। हम कहना चाहते हैं कि ये बात आपको हमको सबको पता है, चुनाव कितने महंगे, चंदा लेने में पारदर्शिता बढ़े, ये सब लोग चाहते हैं। चुनाव किस तरह से, देखिए कैसे सेटअप, कैसे सिस्टम बिठाया जाता है, कैंडिडेट कितने रुपए, बहुत मोटा खर्च हो रहा है, बूथ एजेंट तक पैसे जाते हैं। आप वहां सुधार कीजिए, आप चुनाव आयोग को मजबूत कीजिए, आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसको मजबूत कीजिए। ये काम धरातल पे हो तो बहुत अच्छा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने 1967 से पहले की व्यवस्था की बात करी, यही तो असली मूल सवाल है। 1967 से के बाद जो हुआ वो ये कि राज्य में पूर्ण जो बहुमत की भी सरकारें थी या अल्पमत की सरकारें थी वो गिर गई, दूसरे मुख्यमंत्री बने, मध्यवर्ती चुनाव हुए। तो क्या वो अधिकार, अब मैं तो ये कहूंगा केंद्र सरकार नहीं, मोदी सरकार, क्या वो अधिकार आमजन से, जनता से छीनना चाहती है? क्या कहीं 1 साल में, 6 महीने में सरकार गिर गई, 2 साल में सरकार गिर गई, क्या वहां उस प्रदेश की जनता इंतजार करे कि वो 3 साल, 4 साल, 4.5 साल इंतजार करेगी कि 5 साल बाद चुनाव होगा देश में, तब हमारा भी नंबर आएगा? मैं ये कहना चाहता हूं, क्या राजनीतिक दलों को, खासतौर पर भाजपा को, ये डर सता रहा है कि उसे 5 साल में या हर 2-2.5 साल में जनता के बीच में जाना पड़ता है? आपको सरकार गिरने का डर क्यों सता रहा है अभिमन्यु भाई? सुनील जी, हम कौन है? आप लोगों को सरकारें गिरने का डर क्यों सता रहा है? हम जनता के मालिक नहीं है, बाप नहीं है, जनता ही मालिक है। आप रिमोट कंट्रोल जनता से छीन के अपनी जेब में रखना चाहते हैं। रहे हैं ना 67 के बाद, और पिछली बात करते हैं। और आपकी बात देखिए, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, तो कृपया करके थोड़ा सा डेकोरम बना रहे। आपका जो संदेश जा रहा है वो बिल्कुल साफ दिख रहा है, आप जनता के बीच में जाना ही नहीं चाहते। आप अपना रिपोर्ट, इसका दूसरा पहलू भी है अभिमन्यु भाई, इसका दूसरा पहलू ये है कि एक तो चुनाव पर जो खर्चा होता है, जो चुनाव पर जो खर्चा होता है वो भी इस देश के टैक्स पेयर का ही पैसा है। इनको यही डर है मेरे भाई, चुनाव में जो खर्चा होता है वो इस देश के टैक्स पेयर का पैसा है। हर दिन, हर महीने, हर घंटे क्यों खर्चा हो? एक बार चुनाव निपटे, 5 साल काम करो। सुनील जी, ये घंटे सेकंड की हम भी तो कैलकुलेशन जानते हैं। हाँ। ये हेलीकॉप्टर में जो नेताजी आते हैं उसका खर्चा कहाँ से जुड़ेगा? हाँ। कौन जोड़ेगा? आपकी जेब से, हमारी जेब से तो पैसा जाता है। तो हेलीकॉप्टर आपके नेता भी इस्तेमाल करते हैं। हेलीकॉप्टर को नई चीज आई नहीं है भारत में, अभी भारत में हेलीकॉप्टर नई चीज तो है नहीं। इन्होंने इतने होर्डिंग, इतने बैनर, पोस्टर, झूठा प्रचार किया है मीडिया के द्वारा। आप ये सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि मेरे भाई चुनाव से महंगा तो पिकनिक मनु भाई, पिकनिक मनाने के लिए सरकारी विमान के लिए अर्जी डाली जाती थी, पिकनिक मनाने के लिए भारतीय वायुसेना का विमान जाएगा, वो भूल गए क्या? फर्जी खबर एडवर्टाइजमेंट के थ्रू सरकार खुद ये चीजें, ये इतिहास भूल गए हैं क्या? सरकार भी आगे हो गई है, केंद्र सरकार के। जब मन मर्जी हुई बोले जब पिकनिक पे जाना है, बोले कहाँ, बोले वहां निकलना है, बोले चलो जहां से चलेंगे, कंपनी सहायक की हुई, वो भी की बात कीजिए, भारत सरकार के। ठीक है, विकास पांडे, आप लेकर आइए। विकास पांडे, आपके पास आ रहा हूं। विपक्ष कह रहा है कि आप लोग जनता का रिमोट अपनी जेब में रखना चाहते हो, आप लोग चाहते हो अधिकार सारे छीन लिए जाएं, सरकारें गिराओगे, तोड़फोड़ करोगे, ये सारी आशंकाएं हैं, इसलिए 1 नेशन 1 इलेक्शन वाली थ्योरी नहीं जम रही। पांडे जी। सुनील भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। देखिए सुनील भाई, आपने अपने विश्लेषण में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि 1967 तक इस देश में एक राष्ट्र एक चुनाव का प्रावधान था और चुनाव एक साथ ही हो रहे थे। लेकिन अचानक ऐसा 1967 में क्या घटित हुआ कि उसके बाद से ये पूरा सिस्टम, एक जो हमारा चुनावी सिस्टम है, वो बिगड़ता चला। दरअसल उस दौर में श्रीमती इंदिरा गांधी जी इस देश की प्रधानमंत्री बनी और वो अल्पमत में प्रधानमंत्री पद चलाती है। कारण उसका था कि उनकी ही पार्टी ने श्रीमती इंदिरा गांधी को बाहर कर दिया था, कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा गांधी को निकाल दिया था और उसका परिणाम ये हुआ कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने पहले ही कार्यकाल में 32 से ज्यादा राज्यों की सरकारें गिरा दी थी, राष्ट्रपति शासन लगा दिया। 32 से ज्यादा, छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, उस समय तो शायद 32 राज्य भी नहीं गए होंगे सुनील भाई। तो एक राज्य में हो सकता है कि 1 से ज्यादा बार उन्होंने अपने टर्म में गिराई हो सरकारें। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने देख लिया कि हम
पूर्ण बहुमत की सरकार में नहीं है, क्योंकि हमारी अपनी पार्टी नहीं तो इसे 32 राज्यों में नहीं, 32 बार सरकार गिराना होता है। 32 राज्य तो थे ही नहीं भैया, अभी भी नहीं है। 32 बार, जी जी, वही मेरे कहने का मतलब है कि 32 तो राज्य भी नहीं रहे होंगे, तो 32 बार सरकारें गिरा दी, यानी एक राज्य में एक से ज्यादा बार भी सरकारें गिराई गई। अब दूसरी बहुत बड़ी बात आ जाते हैं कि जब राष्ट्रपति शासन की बात आती है, तो मैंने इसलिए इस चीज का जिक्र किया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को एक चीज बहुत चालती है, और वो दौर है जब प्रभु श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर के लिए बाबरी का विध्वंस हुआ। तो माफी के साथ सुनील भाई कहता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर बाबरी विध्वंस हुआ था, लेकिन हमारी राजस्थान की सरकार गिरा दी, हमारी मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दी, 4 सरकारें भारतीय जनता पार्टी की गिरा दी गई। आप समझिए, स्थिति समझिए कि मतलब कांग्रेस पार्टी तो ऐसे प्रिटेंड कर रही है, और उसमें भी विडंबना देखिए, दोनों साथी, चाहे कांग्रेस पार्टी के साथी हो चाहे समाजवादी पार्टी के साथी हो, बड़ा तेजी से चिल्ला रहे हैं कि साहब बीच में सरकार गिर गई तो क्या करोगे आप, वो साहब किसी ने समर्थन वापस ले लिया तो क्या करोगे साहब, वो अगर विधायक मर गए तो क्या करोगे साहब, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया तो क्या करोगे साहब। अरे भाई, आपने सुझाव क्या दिया? जेपीसी में आपने क्या सुझाव दिया? कोविड समिति बनी, उसने आपको कॉल अप किया, क्या सुझाव दिया भाई? आप समस्या चिल्ला रहे हो कि साहब ये हो गया तो ये हुआ। अरे भाई, कोई सुझाव होगा कि नहीं सुनील भाई? होगा। अरे भाई बताइए ना कि इस देश में सुझाव की एक प्रक्रिया के अंतर्गत अगर बीच में सरकार गिरती है तो उस बचे हुए टेन्योर के लिए चुनाव कराए जाएं, या फिर जो सरकार है, केंद्र सरकार है, उसके पास दायित्व रहे, या फिर जो सरकार एक ऑटोनोमस बॉडी बना करके उसमें आगे काम ले सकती है। तो कई ऐसे सुझाव हैं जो आ सकते थे विपक्ष की तरफ से, लेकिन विपक्ष तो डरा हुआ है। विपक्ष को डर लग रहा है कि एक तरफ उत्तर प्रदेश के राहुल गांधी को डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा डब्बा परमानेंट फुल हो जाए, पापा बड़ी मुश्किल से देके गए थे हमें सरकार, और एक वो देश के राहुल गांधी है जिन्हें लगता है कि हाय राम मम्मी हमें बहुत चिल्लाएंगी, अभी तो मम्मी बैठी हुई है कि हाय राम कहीं अगर बुढ़ापा भी हमारा खराब हो गया और जीवन में दोबारा सत्ता देखने को हमको नहीं नसीब होगी अगर ये सारी चीजें हो गई, तो चुनावी सुधारती लोग बच के भाग रहे हैं क्योंकि इनके सवालों में ही झोल है। आप समझिए कि ये उस चीज पे डिबेट ही नहीं करना चाहते, उस पर सोल्यूशन नहीं, समाधान नहीं देना चाहते। कोविड समिति ने सुनील भाई बहुत व्यापक विमर्श के बाद, जैसा कि अभी आपने अपने विश्लेषण में भी सुना, जो जेपीसी के अध्यक्ष हैं पीपी चौधरी को कहते हुए नजर आ रहे थे कि हमने जो पद्म विभूषण अवार्डी हैं हमने उनसे भी राय मशवरा किया। बड़े जेन्युइन लोग और बड़े देश के लिए मुझे लगता नहीं है कि राहुल गांधी से और अखिलेश यादव से कम जीने वाले लोग हैं, देश से मुझे लगता है उनसे ज्यादा जीने वाले लोग हैं, उन सबसे विचार किया गया और ये विचार ठीक है। आगे आपकी बात पांडे जी, विचार कोई जी, मैं विश्वनाथ मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूं जी। एक मिनट में सुनील भाई मैं खत्म, 1 मिनट नहीं भैया, 30 सेकंड में बात खत्म करें। 10 सेकंड में 10 सेकंड। ये विचार 2014 के बाद नहीं आया सुनील भाई कि ये लोग इतने तेज घबरा रहे हैं। 1983 में तत्कालीन चुनाव आयोग ने सरकार से, इंदिरा गांधी सरकार से 1983 में आग्रह किया था कि एक चुनाव के सुधार की प्रक्रिया की तरफ बढ़ा जाए, एक साथ चुनाव कराया जाए। ये 1993 में किया गया था, लेकिन तत्कालीन सरकारें नहीं तैयार थी, इंदिरा गांधी जी नहीं तैयार थी, उन्हें डर था कि कहीं एक साथ चुनाव होंगे तो हमारा कहीं भांडा ना फूट जाए, तो उन्हें दिक्कत थी। ठीक है विश्वनाथ मिश्रा जी, जब कोई कानून बनेगा, नियम बनेगा तो सब पे लागू होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि ये सिर्फ कोई हितकारी विशेष लोगों के लिए कानून बन रहा है, उसके दायरे में तो सभी आएंगे, भाजपा भी उसी के दायरे में आएगी और वोट जनता करेगी। वोट तो जनता ही करेगी ना, एक बार दे। अभी हम उत्तर प्रदेश में देखते हैं त्रिस्तरीय पंचायत वाला चुनाव सिस्टम है ना, सब गांव देहात के लोग जाते हैं, वोट डालते हैं। क्या समस्या है? क्यों विपक्ष को यह खतरा है कि राज्य के मुद्दे दब जाएंगे और अधिकार छीन लिया जाएगा? सुनील जी, जब संयुक्त रूप से एक कॉमन या जॉइंट कह लें चुनाव होगा तो स्वाभाविक सी बात है, सभी 29 विधानसभाओं के चुनाव होंगे, नगर पालिका के चुनाव होंगे, पंचायत चुनाव होंगे, सब एक साथ होंगे, एक ही दिन होंगे, एक ही वोटर लिस्ट पर होंगे। तो जनता को सबको पता है ना यार कि हम नगर पालिका का भी अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, पंचायत चुनाव के लिए भी चुनेंगे, विधानसभा का भी प्रतिनिधि चुनेंगे, लोकसभा, मतलब सबको पता रहेगा, उस पर चर्चा होगी, उन पर मंथन होगा और सारी पार्टियां करेंगी। जब वो अपने मेंबर्स को, जो अपने प्रतिनिधि को आगे करेंगी कि हमारा प्रतिनिधि ये रहेगा हमारी पार्टी का, तो सब चर्चा में होगा ही होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर आप उसको संयुक्त रूप से प्रेजेंट करोगे उसमें कौन सा नुकसान है? बड़ा प्रश्न ये है कि हर साल में 5 बार 6 बार चुनाव होता है,
लोकसभा 24 में हुआ, फिर हरियाणा में हुआ, फिर महाराष्ट्र में हुआ, फिर दिल्ली में हुआ, फिर बिहार में हुआ, अब जो है फिर बंगाल में हुआ, अब उत्तर प्रदेश में है। मतलब आप नॉन स्टॉप चल रहे हैं और परमानेंट चल रहे हैं। पूरा राष्ट्रीय जो नेतृत्व हर दल का वो लगा हुआ है। अब आप एक संशय, किसी एक मित्र ने कहा कि भाई पार्टी टूट जाएगी। अब अखिलेश जी ने तो कहा था कि हम उनकी पार्टी इसलिए नहीं टूटी कि एक पार्टी के 5 सांसद थे इसलिए नहीं टूटी। तो अब या तो एक ही परिवार के लोगों को आप चूज करना शुरू कर दो, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई एक परिवार के लोग रहेंगे तो नहीं टूटेंगे। मुझे लगता है टूटन विशेष नहीं है। अगर आपका मंत्रणा ठीक है, आपकी विचारण ठीक है, आप लोगों का विश्वास आपकी पार्टी पर है, उनको लगता है कि आप बेहतर उनके इश्यूज को उठा पाएंगे, और तो मुझे लगता है कहीं समस्या नहीं आनी चाहिए। बार बार चुनाव से 1.5 लाख 2 लाख रुपया 2 लाख करोड़ रुपया खर्च होता है भाई साहब, जनता का पैसा है, उसका 2-4 हजार रुपया बाकी हो किसान का, तो उसको उठा लाते हैं, दाखिल दफ्तर कर देते हैं, जेल भेज देते हैं, और उसका करोड़ों रुपया आप इस तरीके से चाहते हैं कि पानी में बहता रहे। मुझे लगता है ये बिल्कुल अनुचित है। मुझे लगता है कि जो बिल है ये बिल्कुल ठीक है। आप ऑल्टरनेटिव बताइए, बेहतर ऑल्टरनेटिव बताइए। हो सकता है जो संशय आप विपक्ष के नेता उठा रहे हैं, इसमें ये नहीं है कि नहीं संभावना है, बिल्कुल संभावना है उनकी, लेकिन अगर संशय है तो उसका इलाज आप बताइए। आपके हिसाब से उसका बेहतर ऑप्शन क्या हो सकता है, किस उसका रास्ता क्या हो सकता है? क्यों? 2 चीजें हैं। एक तो पैसा बचाना आवश्यक है, जनता का पैसा है। फौज और पुलिस को बार बार जो आप इंप्लीमेंट करते हैं उसमें पैसा लगता है, उनकी जो हमारा मैन फोर्स है मिसयूज होता है। सरकारें 5 साल काम नहीं कर पाती हैं, उनका टाइम यूज करिए। सरकारी नौकरी में जो लोग हैं वो जनता के पैसे से तनख्वाह लेते हैं, जनता के हित में काम कर सकें, आप इस पर प्रयास करें। मुझे लगता है इससे, और इस बाबत आप ये भी देख लीजिए, मैं आ रहा हूं धर्मेंद्र भाई, आपके पास आ रहा हूं। इस बाबत ये भी देख लीजिए कि मान लीजिए 24 में लोकसभा और 27 में विधानसभा, ये ठीक, और एक टाइमिंग है धर्मेंद्र भाई 5 साल की, ठीक है, उसमें 6 महीने लोकसभा वाले खा गए, 6 महीने ये खा गए विधानसभा वाले, वो गए, साल भर तो गई, अब रह गए 4 साल। अब 4 साल में कहीं आपने बताया जोड़ तोड़ और तोड़ फोड़ पता नहीं क्या क्या, तो विकास फिर होगा कहां से, कैसे कर पाएगा? ये एक तो ये मसला। दूसरा, आप लोग ये बताइए धर्मेंद्र भैया, हिमाचल में भी आप लोगों ने बताया कि वहां पे ऑपरेशन लोटस चालू है, हिमाचल वाली सरकार तो नहीं गिरी, नहीं टूटी। पंजाब में भी बताया कि मान सरकार गई, गिरी, खरीद लिए सब, बोले सांसदों का तो ठीक है दिल डोला, विधायकों का नहीं डोला। बंगाल में भी कोशिश हो रही थी कि सब शुभेंदु अधिकारी ने खरीद डाले, नहीं, एक भी नहीं, वो पूरी सरकार चली, सतत प्रक्रिया से चुनाव हुआ। तो जो बिकने आया है सर, जो मार्केट में बाजार में बिकने आएगा उसकी तो वो कोई ना कोई बोली लगाएगा ही, जिसको बिकना ही नहीं, जो अनमोल है, ऐसे लोगों की फिर परख होनी चाहिए ना धर्मेंद्र भैया। देखिए सुनील जी, मैं उस पर आऊंगा, उसको आप जितना विवेचन करेंगे उससे परतें खुलती जाएंगी। क्या है, इसको सब पूरा देश जान रहा है, महत्वपूर्ण है। हमारे साथी मिश्रा जी बड़ा ज्ञान दे रहे थे, 2.5 करोड़ 1.5 करोड़ अरब करोड़ रुपए चुनाव खर्च हो रहा है। एक बार भी जबान नहीं खुली, पार्लियामेंट का सेशन बुला करके गृह मंत्री प्रधानमंत्री संसद में नहीं जाते हैं, वो बर्बाद नहीं हुआ टैक्स पेयर का पैसा। जिन्होंने पार्लियामेंट का सशक्त किया, मंत्रिपरिषद के महामहिम द्वारा, वो खुद सदन में नहीं गए। इससे ज्यादा बेशर्मी क्या हो सकती है? देखिए, चुनाव में पैसा खर्च होना, मसल पावर, ये सब सुधार का विषय है। कम पैसा, जो सरकारें, अभी बिहार मैंने बताया 5 चरण में चुनाव कराया, क्या मोबिलाइजेशन 5 बार हुआ कि नहीं हुआ? खर्चे बढ़े कि नहीं बढ़े? उत्तर प्रदेश सरकार पंचायत का चुनाव ही नहीं करा पा रही है, पंचायत का चुनाव ही नहीं करा पा रही है। वो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं, जो छोटा सा पंचायत चुनाव नहीं करा पा रहे। देखिए, दोनों चीजें, जो सबसे महत्वपूर्ण कंसर्न है, स्टेट के तमाम जो मुद्दे हैं अलग है। स्टेट की चिंताएं वेलफेयर गवर्नमेंट की है, सेंटर की चिंताएं है आपके इंटरनेशनल ट्रेड की है, फॉरेन पॉलिसी की है, बॉर्डर की है, ऐसे ऑयल प्राइवेज एंड ऑयल इंपोर्ट की है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की है। इस तरह बड़े बड़े तमाम मुद्दे हैं। कभी कभी सारे राज्यों के जब एक साथ चुनाव भी करा सकते हैं केंद्र के अलग, तो तमाम राज्यों में अपने राज्यों के मुद्दे पर वहां की सरकारें चुनी जा सकती हैं। लेकिन राज्य और केंद्र का जब आप एक साथ चुनाव कराने का कॉन्सेप्ट लेते हैं, तो आपके मन की बेईमानी परिलक्षित हो जाती है कि आप राज्य के जो वेलफेयर स्टेट की जो संकल्पना है, या आपके जो एक सरकार चल रही है उसके खिलाफ जो गुस्सा, जो बेईमानी आपने किया, जनता के साथ छल किया है, जो वादे करके पूरा नहीं किए, तो जनता कहां उसको निकालेगी, कहां पर उस अपना रिजल्ट देगी? देखिए, ऐसा है, ये उसी तरह है। ये बहुत विद्वान हमारे 52 से 67 तक बेईमानी हुई, उसके बाद ईमानदारी हुई। अरे भाई, 52 विश्वनाथ मिश्रा जी,
विश्वनाथ मिश्रा जी और भाजपा साथी दोनों, अरे सुनिए तो, आप 14 और 17 के बाद मतलब है कि आपका कांटा वहीं अटक गया है। देखिए इन्हीं को अर्बन नक्सल, इन्हीं को बौद्धिक नक्सल कहते हैं। ये न 17 के बाद पढ़ते हैं, न 14 के बाद पढ़ते हैं। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था इन्हीं लोगों को कहा था। आप 17 और 14 के बाद भी पढ़िए ना कि क्या कर रहे हैं। नारी बंधन विधेयक लेकर के आए धर्मेंद्र भाई, एक लाइन नारी बंधन विधेयक लेकर के आए, 52 क्या ये बिना पढ़े लिखे बेईमानी हुई जो आज कह रहे हैं उसको पास करने के बाद भी आज इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। और 67 के बाद निरंतर ईमानदारी। ठीक, धर्मेंद्र भाई जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं 67 तक क्या बेईमानी हुई थी? यानी मान लिया जाता है कि 52 से 67 तक ईमानदारी, 52 से 67 बेईमानी हुई और 67 के बाद निरंतर ईमानदारी रही। ये जो छद्म वेशधारी है सुनील जी, इनके साथ दिक्कत है कि न 14 और 17 के बाद यूपी में और 14 के बाद केंद्र में इनको पढ़ना ही नहीं है, उससे मतलब ही नहीं है। उसके बाद शपथ लेते हैं, पढ़े हैं तभी तो बता रहे हैं कि 52 से 67 तक वाले के नहीं पढ़े होते तो कहां के बता देते धर्मेंद्र भैया। इस दुनिया में ये अपनी उपलब्धि एक बता नहीं सकते। ये तुरंत नेहरू जी से लेकर के, अच्छा ये अब तक मुगल जाते थे, अंग्रेज जाते थे, अंग्रेजों को थोड़ा बात इसलिए कम करते हैं कि पोल खुल गई अंग्रेजों की, ये लोग चापलूसी करते थे। मुगल पहुंचे नहीं तो सीधे आजादी के बाद नेहरू से लेकर के इनके पास है। अरे कुछ मोदी से लेकर के, अटल जी से लेकर के, इनका भी बता दो ना महाराज। अब ये विकास पांडे बताएंगे, ये बात तो विकास पांडे बताएंगे अभी रोकेंगे, लेकिन पहले इससे पहले अभिमन्यु त्यागी चोरी करते हुए पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए? ठीक, अभिमन्यु त्यागी की चोरी करते हुए पकड़े गए, उस पर भी प्रकाश डाल दे। महंगाई, आज प्याज कितनी महंगी हो गई, चीनी कितनी महंगी हो गई, आप उस पर भी प्रकाश डाल दें। फॉरेन पॉलिसी में पूछिए, कह रहे हैं कि पूरी ताकत से पूछिए, आप विपक्ष में बिल्कुल आपको पूछना चाहिए। ठीक है अभिमन्यु भाई। अरे साहब आप बोलने देंगे तब तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो आप सवाल ही नहीं छोड़ रहे हैं, जवाब क्या देंगे विकास भाई? वो तो दुखी हो जाते होंगे कि हमको भी मौका मिल जाए कुछ बोलने का। आप जैसे बड़े वरिष्ठ साथी बैठ जाते हैं, उनका बेचारे का मुद्दा धर्मेंद्र भाई आपकी बात आ गई है, आपकी बात आ गई धर्मेंद्र भैया, कुछ और कहना है जल्दी से कहो, फिर मैं अभिमन्यु के पास जाऊंगा। नहीं देखिए ऐसा है, हमें कुछ नहीं, आप सब समझ रहे हैं, दोनों दो अलग चीजें। पार्टियां तोड़ना डिफरेंट चीज है, वो तमाम संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके जो हो रहा है वो सबने देखा। प्रधानमंत्री जी एक लोग क्या बताओ, कई बार बोल, जो प्रधानमंत्री जाते हैं कहीं इनसे बड़ा भ्रष्ट कोई नहीं, अगले दिन उनको डिप्टी सीएम शपथ हो जाती है। और हिमंता विश्व शर्मा कहते हैं तो जेल जाएगा, ये तो इससे बड़ा महाभ्रष्ट है कोई नहीं, उसको मुख्यमंत्री बना देते हैं। इस बात से वन नेशन वन इलेक्शन का क्या लेना देना है धर्मेंद्र भैया? ये बात से बयान से किसी के ये बताना कि वो भ्रष्ट है, वो फलाना है, ढिमका है, फिर वो अपनी पार्टी में आ गया, ये इससे एक देश एक चुनाव का क्या लेना देना? एक देश एक चुनाव पर मैं चर्चा करने की कोशिश नहीं, अभी आप चर्चा करें, मैं यही कह रहा हूं। नहीं, अभी आपने तोड़ने और छोड़ने की बात की नेताओं, जाने को उस पर मैं कहता हूं वन नेशन वन इलेक्शन में देखिए बहुत ही क्रिटिकल और बहुत गंभीर समस्या ये है कि राज्यों के कंसर्न अलग हैं, वहां के मुद्दे अलग हैं, वहां के वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट के मुद्दे अलग हैं और सेंटर के मुद्दे अलग हैं। आप इसके पक्ष में हैं या नहीं है? हाँ या ना? लोकतांत्रिक जो मूल्य है उनका ह्रास होगा और डेमोक्रेसी का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो प्रभावित होगा। ये वर्तमान परिस्थितियों, सर आप मान के वर्तमान परिस्थितियों में, सर आप मान के चल रहे हैं ऐसा जैसा आप बता रहे हैं वर्तमान में आपको दिख रहा है परिस्थितियों में। अब सुन तो लीजिए, वर्तमान परिस्थितियों में जब लगातार इलेक्शन टेम्पर्ड किए जा रहे हैं, निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता भी खतरे में है, तमाम मशीनों को लेकर के भी आरोप है, वोटर लिस्ट को लेकर के आरोप है, लोगों के वोट काटने और बोगर वोटर लिस्ट में वोट डलाने का आरोप है। भैया ऐसे समय में वन नेशन वन इलेक्शन डेमोक्रेसी को चोरी करने का एक माध्यम हो सकता है। ठीक, मरता क्या ना करता। हारने वाले के पास इन तर्कों के अलावा मैं नहीं समझता कि कोई और भी तर्क होते हैं कि हमारी नाकामी रही, हम जनता की नब्ज नहीं टटोल पाए, न भांप पाए। ये आज तक नहीं सुना, सिर्फ एक ही बात सुनी, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो तब भाजपा भी यही कहती थी कि ये वोट की चोरी करते हैं ये लोग। कोई तर्क रहा ही नहीं। मैं अभिमन्यु भाई आपके पास आ रहा हूं, वन नेशन वन इलेक्शन, क्या कांग्रेस अपनी सहमति जताएगी इस पर? और जो बात हो रही है, आपने कहा कुछ आशंका वाली, इसी के लिए तो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनी है जेपीसी, उसमें सब विद्वान और ज्ञानी सब लोग हैं, मंथन कर ही रहे हैं देश के प्रबुद्ध सांसद हमारे। जी ये तो बात बहुत क्लियर है, कांग्रेस पार्टी तो शुरू से चुनाव सुधार की बात करती है। इसमें जो ये सारे मुद्दे जो चिंता वाले हैं उसके बारे में तो कहीं कोई चर्चा अभी तक सामने नहीं आई है। जो मुद्दे हैं कि 6 महीने बाद 2 साल बाद अगर कहीं किसी प्रदेश में सरकार गिर गई
तो उसके बारे में क्या रणनीति है, क्या इनका प्रस्ताव है, वो सब सामने आना चाहिए। दूसरी बात ये है कि राज्यों के अलग मुद्दे हैं, लोकल मुद्दे अलग है। उत्तर प्रदेश का गन्ने का मुद्दा एक बहुत बिल्कुल अलग मुद्दा है, पंजाब का अलग मुद्दा है, तमिलनाडु का अलग मुद्दा है। तो जो मुद्दों को आप साइड में कर इन मुद्दों को उठाने में चुनाव के दरमियान कोई रोक लगाई जाएगी आप पर? कोई रोक देगा आपको? बहुत भिन्न हो जाते हैं, बहुत भिन्न हो जाएगा। जब चुनाव ही प्रधानमंत्री का होगा तो राज्य के जो मुद्दे हैं वो तो साइड कर दिए जाएंगे ना, ये तो अपने स्वाभाविक है। तो इसके बारे में ये संशय है तो इनको कौन बताएगा? इनको अभिमन्यु त्यागी धर्मेंद्र सिंह जी थोड़ी ना बताएंगे। इसको बताने वाले तो हमारे विद्वान साथी बैठे हुए हैं यहाँ पर, बड़े भाई हैं विकास पांडे जी, ये बता पाएंगे। और अभी तक की डिबेट में ऐसी सामने नहीं आए हैं। अब वो 65 ये बता दिया हो कि भैया सुनो चीजें हैं। अभिमन्यु भैया, यह 65 वाला 67 वाला दौर नहीं है। अब जनता इतनी जागरूक हो चुकी है, मतदाता अपने हक हुकूक की लड़ाई के लिए स्वयं खड़ा है आगे। जहां से भी कहीं से भी नाम में कहीं मिस्टेक आ जाती है ना विश्वनाथ मिश्रा जी, उस पर भी वो बवाल काट देता है। पहले तो किसी के पिता का नाम कुछ रख दिया, किसी की माता का नाम कुछ रख दिया, किसी कुछ है, ऐसी स्थिति रही वोटर लिस्ट में। क्या धर्मेंद्र भाई जानते नहीं इस बात को? है? लिंग बदल दिए, स्त्री का पुरुष बना दिया, पुरुष का स्त्री बना दिया, ये होता चला आया है। अब जागरूकता है भैया, ऐसी स्थिति हो गई है, सबके हाथ में ये है और सब जान रहे हैं कि खेल क्या है, कि केंद्र का मुद्दा क्या है और राज्य का क्या है, मेरी गली का क्या है और नुक्कड़ का क्या है, चौराहे का, सबको पता है। ये कह के कि राज्य के मुद्दे छूट जाएंगे, दब जाएंगे, लगता नहीं धर्मेंद्र भाई कि ऐसी स्थिति में बन जाएगी। भाई विकास पांडे, एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही उठ रहा है बार बार, एक सबसे महत्वपूर्ण विषय यही आ रहा है। मैं थोड़ा सा अभिमन्यु भाई आपसे ये समझना चाहता हूं, आपको क्यों बार बार ये लगता है कि राज्य के मुद्दे छूट जाएंगे? 52, फिर मैं कहूंगा 52 से 67 तक जब चुनाव हुए तब राज्यों में क्या व्यवस्था नहीं थी? सिर्फ केंद्र के लिए ही चुनाव होता था, वहां पर कोई विकास नहीं करा पाए थे आप? वहां मुद्दे नहीं थे उस समय? त्यागी जी, हम तो सिर्फ सवाल और जो चिंता है वो उठा रहे हैं। हमारे अगर भाजपा के यहाँ साथी हैं, इनके माध्यम से हमें जानकारी मिल जाएगी तो बहुत अच्छी है। अभी तो ये से बोल ही रहे हैं, कोई प्रस्ताव जो इन्होंने बना रखा है उसकी कुछ पॉइंट्स हो जो हमारे वाजिब मुद्दे हैं। ये तो लोकतंत्र को बचाने के, लोकतंत्र को मजबूत करने के मुद्दे हैं। इनके बारे में इनकी कहीं जानकारी हो तो ये शेयर करें तो हम लोगों को तभी जानकारी मिल पाएगी। नहीं, इसीलिए देखो उसमें मैं तो इतना समझना चाह रहा हूं कि क्या ऐसा होना चाहिए। नहीं, मैं बेसिक फैक्ट पर बात कर रहा हूं। एक तो समय की बर्बादी, दूसरा पैसे की बर्बादी, तीसरा हमारी जो फोर्सेस हैं उनका अनैतिक लगातार ये मान लीजिए दुरुपयोग, हर बार हर जगह हर चुनाव में अगर ऐसी स्थिति होती है, ये सारी चीज़ों पर विराम लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। इसीलिए कहा जा रहा है एक देश एक चुनाव। जो देश घनत्व में भी कम है उनकी देख लो ना स्थिति क्या है, वो एक बार में चुनाव कराते हैं और बाकी 5 साल काम करते हैं। देखिए सुनील जी, बात यह है, देखो बिल्कुल क्लियर बात यह है कि आखिरकार मोदी सरकार चाहती क्या है, ये भी तो तय हो। ये तय हो कि किसी राज्य में सरकार गिर गई 2 साल बाद, तो वहां 3 साल के बाद आखिरकार क्या होगा, ये सब कौन तय करेगा? एक तरफ तो यहाँ सारे विधायक चेंज होकर भाजपा में चले जाते हैं, सांसद तक कोई अपने पार्टी पाले में कर लेते हैं, तो ऐसे वक्त में होगा क्या आखिर? हाँ ठीक है, ऐसे वक्त में क्या होगा? विकास पांडे जवाब दीजिए। बार बार यही हो रहा है, मुझे लगता है जी मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के साथी को ये पता होना चाहिए कि इस पर जो कोविड कमेटी बनी थी उसने लगभग 190 दिनों की अपनी विस्तृत जांच के बाद, विस्तृत मंथन के बाद 18,000 से ज्यादा पन्नों की रिपोर्ट हो। इसमें 47 से ज्यादा, नोट करिएगा सुनील भाई, 47 से ज्यादा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने अपनी राय दी, जिसमें 32 लोगों ने इसका समर्थन किया था। 32 राजनीतिक दलों ने इसमें समर्थन किया था। जो बचे हुए 15 राजनीतिक दल थे इनमें से भी पार्शली समर्थन था, मतलब पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत उनके अपने कंसर्न थे, जैसे हमारे कांग्रेस पार्टी के साथी के करता है। इसीलिए वर्तमान सरकार ने, हमारी सरकार ने जेपीसी का गठन किया। बहुत अच्छे से जानते हैं कि जेपीसी का रोल क्या है। क्या करने जाती है बहन प्रियंका गांधी जेपीसी में? सवाल पूछने जाती है। क्या मतलब ये
मेरे थॉट प्रोसेस से बाहर की चीज है कि कांग्रेस पार्टी बार बार कह रहे हैं सर ये जो बीच में सरकार गिरेगी इस पर आप क्या करोगे। अरे सर जेपीसी का गठन ही इसीलिए किया गया है कि आपके अपने कंसर्न है, आपके अपने सुझाव है, वो आप दीजिए वहां पर। भाई क्यों सुझाव देने से आपके पास कोई सुझाव नहीं है, मतलब सरकार गिर जाएगी तो आपके हिसाब से वहां कुछ नहीं होना चाहिए। ये इसका मतलब तो यही माना जाए कि कांग्रेस पार्टी विचार शून्य है। दूसरी चीज बार बार मेरे साथी कहते हैं खरीद फरोख्त का जिद करते हैं, 2-3 बार इन्होंने जिक्र किया। सुनील भाई इस देश में हम सबने देखा झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड के नाते पैसा देकर के सांसदों की खरीद का, विधायकों की खरीद का, लेकिन एक अनूठा उदाहरण इस देश में जानते हैं कब देखने को मिला? धर्मेंद्र भाई बैठे हैं हमारे, इस देश में एक अनूठा उदाहरण देखने को मिला सांसद विधायकों को डरा करके रखने का, और वो मिला गेस्ट हाउस कांड। हम सबको याद है वही धर्मेंद्र भाई जो आज अभी चिल्ला रहे थे, धर्मेंद्र भाई कह रहे थे ना कि हाय मेरा क्या होगा, हाय मेरा क्या होगा। अरे सर आप डराने वाले लोग हैं, अगर नहीं समर्थन मिलेगा तो आप तो बहन जी के ऊपर गेस्ट हाउस कांड में आप चढ़ाई कर देंगे, आप तो महलों के महल गिरा देंगे, आप तो चढ़ जाएंगे ना। आपको किस बात की चिंता है? दूसरी चीज सुनील भाई, विषय ठीक है, विधायकी का चुनाव, राज्य का चुनाव राज्य के विषय होते हैं, डेफिनेट होते हैं, वो विधायकों के लिए मायने रखते हैं। क्या करेगी समाजवादी पार्टी? क्यों सर, क्या कर्नाटक में जाकर के कहेंगे आप नहीं साहब यहाँ राज्य के विषय उठाए जाएं? अरे भाई उत्तर प्रदेश की पार्टी आप उठाइए ना विषय, किसने रोका है भाई? और अब तो गठबंधन में है भाई, इसे बनाया है आपने इंडी गठबंधन, और इसमें ज्यादातर राजनीतिक दल राज्यों की पार्टियां, ज्यादातर क्या कांग्रेस को छोड़ दो तो राज्यों की पार्टियां। दूसरी चीज, हमें अगर खरीद फरोख्त करनी होती, हमें अगर सरकार गिरानी होती, तो आपने एक सवाल किया था सुनील भाई, कितने बार भारतीय जनता पार्टी ने सरकारें गिराई? भाई हम 10 साल से ज्यादा सरकार में, बता दो ना, 2 मिनट लगता है बताने में। अगर हमें सरकार गिरानी होती तो मुझे लगता नहीं कि अरविंद केजरीवाल ने वो हरकतें की है कि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जेल के अंदर से सरकारें चलाई गई। लेकिन हमने लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन नहीं होने दिया। हमें 2 मिनट लगते सरकार गिराने में। बंगाल के अंदर हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं को रणवेदी पर चढ़ा दिया गया जी, अत्याचार की पराकाष्ठा कर दी हमारी सरकार, दीदी की सरकार ने, दंगाई दीदी की सरकार ने, लेकिन हमने राजनीतिक मूल्यों का, हमने संवैधानिक मूल्यों का ह्रास नहीं होने दिया। तो बातें आएंगे करके ऐसे चले जाएंगे जैसे दूध के धुले हैं। तो ये मुझे अच्छा, दूसरी बात बहुत एक महत्वपूर्ण बात सुनील भाई, ईडी सीबीआई का जिक्र धर्मेंद्र भाई बहुत कर रहे थे। धर्मेंद्र भाई विनम्रता से मुझे बता देना कि श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा किसने डाला था और क्यों डाला? सीबीआई जांच थी उसमें, जरा बता देना, अभी पता लग जाएगा जी। ठीक है, हालांकि इस कारण दबाव भी रहा और बाहर से समर्थन कांग्रेस को इस बीच मिलता रहा ऐसे ही लोगों को, और शायद नेताजी का ही बयान था विश्वनाथ मिश्रा जी कि अगर हमने अपना समर्थन वापस ले लिया तो कल को सीबीआई भेज दी जाएगी हमारे पीछे। वो तो ऐसे ही बोलते थे, भाई साहब क्या करवाना चाह रहे हो, सीबीआई भेज दी जाएगी हमारे पीछे। ठीक, विश्वनाथ मिश्रा जी, क्यों नहीं देश का बड़ा एक अमाउंट, एक जिसे लार्जेस्ट कहा जाता है, वो जब बार बार चुनावों में जो खर्चा होता है वो क्यों न बचे, ताकि हम बाकी चीज़ों पर विराम लगा सकें? अभी एक जिक्र आया कि महंगाई बढ़ रही है। आप लोग इस समर्थन में भी नहीं हो कि एक बार में रट्टा खटे, एक बार में इलाज करो, और फिर कह रहे हो नहीं हर हफ्ते, हर महीने, हर घंटे होने दो, फिर महंगाई तो बढ़ेगी ना फिर। विश्वनाथ मिश्रा जी। सुनील जी देखिए, ये समस्या, विषय ये नहीं है कि इन राजनीतिक दलों को, एक कांग्रेस को छोड़ दीजिए तो राष्ट्रीय पार्टी नहीं है कोई, मतलब प्रैक्टिकली कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं जी। सभी लोकलाइज्ड हैं, एक राज्य, 2 राज्य में कहीं कोई थोड़ा है, उनका इम्प्रोवाइजेशन है। अब उनके सर्वाइवल का प्रश्न है। अब बहुत ज्यादातर दलों की तो हालत ये हो गई कि उनको लगता है अगले चुनाव में क्या होगा, वो पार्टियां बचेंगी कि नहीं बचेंगी जी। अब समाजवादी पार्टी की चिंता है, बिल्कुल ठीक बात है। समाजवादी पार्टी को ये लगता है कि लोकल इश्यूज अगर तनिक भी डाउन हुए तो राष्ट्रीय स्तर पर उनकी उपस्थिति इसी से है कि अगर वो उत्तर प्रदेश में हैं जी, आज वो जो उठ करके पीडीए का विषय उठा पाते हैं, तो उनको लगता है पिछली बार हमने पीडीए का विषय उठाया इसीलिए हमको 30+ सांसद मिले जी, तो उनको लगता है हमारी राष्ट्रीय स्तर पर उपस्थिति हो गई। तो उनकी चिंता उस बात पर है कि अगर राज्य में हमारा विषय कहीं तनिक भी कमजोर पड़ा तो हम तो खत्म हो जाएंगे। भाई खत्म मीन्स कि राजनीतिक रूप से अगर राज्य में आपकी उपस्थिति मिनिमाइज हो गई तो राजनीतिक रूप से खत्म है। कौन पूछता है? जो दल छोटे हो जाते हैं, 2-4 सांसद विधायक, जो दो एक विधायक बचते हैं, उनको कौन पूछता है?
तो राजनीतिक रूप से समीचीन रहने के लिए उनके लिए महत्वपूर्ण है कि वो पूरी शिद्दत के साथ लड़े। लेकिन मुझे लगता है उससे भी महत्वपूर्ण है, देखिए जनता, फिर ये लगता है कि जनता ये चीज बहुत माइन्यूटली देखती है कि आप उसके हितों के लिए कितनी इच्छा से और कितनी शिद्दत से लड़ते हैं, उसके विषयों को कितने महत्वपूर्ण तरीके से उठाते हैं, किस तरीके से उसके इश्यूज को टेक अप करते हैं, वो बहुत गंभीरता से देखती है। आप देखिए उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक सपा एक बसपा, उसके पहले का इतिहास देख लीजिए, जनता लगातार टेस्ट कर रही थी। लेकिन क्या कारण हुआ कि बीजेपी योगी आदित्यनाथ को उसने रिपीट किया। योगी आदित्यनाथ ने कुछ तो यूएसपी दी होगी ना, योगी जी ने कुछ तो यूएसपी दी होगी जो जनता के नब्ज को छू गई। आप उसको तलाशना चाहिए कि ऐसी कौन सी चीज थी जो टच कर गई, जो जनता को लगा कि नहीं यार ये बात इसने ठीक की, इस व्यक्ति ने, ये व्यक्ति सही हमारा लीडर है, ये व्यक्ति हमारा सही एडमिनिस्ट्रेटर है, ये हमारे हितों की बेहतर रक्षा कर रहा है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। जब आप उस नजरिए से देखेंगे, मुझे लगता है आपको एक बेहतर रिस्पांस मिलेगा बनिस्बत इसके कि आप एक पैनिक मोड में जाकर के और हर राष्ट्रीय हित की बात का विरोध करना शुरू करें। मुझे लगता है वो मैं धर्मेंद्र भाई के पास जाऊंगा और आपने जो बात कही मैं उनसे और थोड़ा स्पष्ट कर लूं। धर्मेंद्र भाई, चिंता इसी बात की है क्या कि कांग्रेस तो इस बात के समर्थन में है कि हम चाहते हैं कि चुनाव सुधार हो, आपने तो ये इतना भी नहीं कहा कि चुनाव में सुधार होना चाहिए। आपको चिंता इसी बात की क्योंकि यही राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस और भाजपा, आप तो क्षेत्रीय दल हैं, तो आप लोगों को निपटाने का कोई प्लान तैयार हो रहा है क्या भाजपा और कांग्रेस के बीच में? सुनील जी, हाँ सुनील जी, हमने, अब आपने नहीं पकड़ा, हमने सबसे पहले कहा कि अधिक खर्च, ज्यादा समय लेना, ये सब चुनाव सुधार का अंग है और ये होना चाहिए। हम इसके पक्षधर हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड रेडी करना वो निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है, और उसमें हम तो कहेंगे कि निर्वाचन आयोग कह दे किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं, किसी राजनीतिक दल और प्रत्याशी को खर्च करने की, एक सिस्टम बना ले, सबका प्रचार प्रसार हो करे, कोई ऐसा नियम लेके आए जिसमें किसी प्रकार की आपत्ति भी ना हो। विनोद तावड़े जैसे लोग पैसा बांटते हुए न पकड़े जाओ, चुनाव आयोग उनको क्लीन चिट दे दे। विपक्ष के छोटी छोटी बातों पर रोकने के बजाय भाजपा के नेताओं को एकदम खुला मैदान दे के जाओ, चलो, बांटो, पैसा भी बांटो, लूटो भी और वोट भी काटो। तो ये इसके तो हम हमेशा खिलाफ मुखालफत करते रहे, यही तो हम कहते रहे निर्वाचन आयोग को जो जिम्मेदारी वो नहीं कर रहे। हाँ, विश्वनाथ जी बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में जो एक यूपी में योगी जी ने कुछ ऐसा किया जो लोगों के दिल को छू गया। दिल को छूने वाली बात है ना सर, बिल्कुल है। जो लोग प्रभु श्री राम की उंगली पकड़ा करके मंदिर ले जाना चाहते थे, वहां बताते थे कि हम ही राम को ले आए हैं, उन्होंने प्रभु श्री राम के देवद्रव्य खा लिया, उनके निर्माण में कमीशन खा लिया, जमीन के खरीद फरोख्त में लूट ले गए पैसा, ये किया, ये दिल को छू रहा है। जो लोग कहते थे कि योगी बाबा बहुत ईमानदार है, यहाँ हवा से पुल उड़ जा रहा है, चूहे पुल खा जा रहे हैं। धर्मेंद्र भाई, तब आप इस इशू को उठाइए, मुझे लगता है अब आपकी सरकार बन जाएगी फिर तो। मुझे लगता है तब तो आप इस विषय को गंभीरता से उठाइए, तब तो फिर आपके पास आपके लगने ट्रम्प कार्ड है, नहीं, आपके लगने से मेरे निश्चित है, नहीं, आपके लगने से मेरे लगने से कुछ नहीं। उत्तर प्रदेश की जनता जान रही है, वो प्याज और चीनी खरीद रही तो कलेजे पे पत्थर चल रहा है। जो लोग मुफ्त सिलेंडर देने की बात करते थे, कहाँ पहुंच गया वो? अच्छा, वन नेशन वन इलेक्शन में जेपीसी में आप लोग भी शामिल हो धर्मेंद्र भाई, 15 दिन में ब्याज देंगे। सुधार क्या होना चाहिए और जो क्या सुधार होना चाहिए? मैं क्या कह रहा हूँ सुनील जी, सुधार के तो हम पक्षधर हैं। सुधार सतत प्रक्रिया है। एक उदाहरण दो ना सर, सबकी सहमति। एक जो शंका आपकी थी कि सरकारें गिर गई या गिरा दी गई, तब क्या होगा, तब 3 साल 5 साल में क्या होगा? सुनील जी, दो चीजें हैं जी। एक तो ये हो कि जब कोई किसी विचारधारा, किसी राजनीतिक दल से निर्वाचित होकर के सदन पहुंचता है और उसकी जो है ये जो आपने कह रहे डोला लूटने का नंबर आ जाए, तो उनको सदस्यता से इस्तीफा देकर के उनको फ्रेश निर्वाचन में जाना चाहिए। वो जहां जाए, जहां उनकी विचारधारा जा रही हो, जिस नेता से उनका मन मिल रहा हो, उस पार्टी से जाके चुनाव लड़े, ये तो ठीक है। आप सदन की सदस्यता के साथ दूसरे के साथ जाकर सरकार बनवाते हैं, ये सर्वथा अनुचित बात। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, देखिए राज्यों के नियम है सर, केंद्र के वो संसदीय कार्यप्रणाली में नियम है, पूछा है वो नियम है। एक जाएगा तो उसको देना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा अपना पार्टी से। जब आप लोग बर्खास्त कर दोगे तो सदस्यता चली जाएगी स्वतः ही। लेकिन जहां 4 से ऊपर का मसला होगा, ठीक है जी सर। अरे मेरी बात सुन, जहां एंटी डिफेक्शन लॉ आया उसके पहले नहीं था, 1, 2 भी 4 भी इधर उधर जाते थे, फिर 2 बार आया और मजबूत हुआ।
कि पार्टियां न टूटे, लेकिन उसके बाद भी अगर ये विद्रूप रूप दिख रहा है तो दोबारा संशोधन की जरूरत है, और ये संशोधन हो कानून में कि अगर उनको छोड़ना पड़ रहा है किसी भी कारण से तो इस्तीफा दे के जाए। तो दूसरी बात मैं कह रहा हूं, जो सवाल आपने किया था, जो सबसे महत्वपूर्ण है, राज्यों के कंसर्न अलग है, केंद्र के अलग है। जो राज्य सरकारें या केंद्र सरकार एक साथ पंचायतों के और राज्य सरकार के चुनाव नहीं करा पा रही है, वो वन नेशन वन इलेक्शन कैसे कराएगी, इसको इनको खाका खींचना चाहिए। एक राज्य का एक चरण में चुनाव नहीं करा पा रही है, वो वन नेशन वन इलेक्शन कैसे कराएंगे, इसको बताना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर कराना है, सब कुछ ठीक है, सारा सिस्टम सही हो गया, तो राज्यों के सब्जेक्ट अलग है, राज्यों के चुनाव एक साथ, केंद्र के चुनाव एक साथ, एक देश एक मुद्दों पर केंद्र का चुनाव होगा और स्थानीय मुद्दों पर। ठीक है अभिमन्यु भाई, जल्दी से एक लाइन में आपकी बात चाहूंगा। क्या क्षेत्रीय छत्रपों को निपटाने का राष्ट्रीय पार्टियों ने एक प्लान तैयार किया है? आप भी उसमें शामिल हैं और भाजपा भी। चिंता क्षेत्रीय छत्रपों की ज्यादा है भैया। हम तो ये कहना चाहते हैं कि किसी भी तरह से लोकतंत्र मत, और कांग्रेस पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है कि जो क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर चलती है। आप आज का ही उदाहरण नहीं है, भारतीय जनता पार्टी आपसे ज्यादा दल तो ये पांडे जी लेके चल रहे हैं साथ में एनडीए में। इन्होंने वो निपटा दिए हैं वो। सुनील जी, बहुत लंबा आंकड़ा है। नहीं, ओम प्रकाश राजभर चचा तो रोज घर आ रहे हैं अखिलेश जी को और राहुल जी को। अब तो पुराने वो कहाँ निपटे हैं? वो कह रहे हैं मैं पश्चिम में पूरब में बहुत मजबूत हूँ। तो पूरे दलों को शामिल करने में लगे हुए हैं। पांडे जी, जल्दी से आपकी टिप्पणी। कभी ये काम ठीक है भैया, थोड़ा समय का अभाव मेरे पास। पांडे जी, देखिए, मुझे लगता है कि एक राष्ट्र एक चुनाव बहुत व्यापक विषय और देश के लिए वर्तमान परिवेश में बहुत आवश्यक है। हम 21वीं सदी के भारत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिका हमारी चुनाव प्रणाली से सबक लेकर के आगे जाने की बात कर रहा है, तो हम क्यों ना पुरानी चीजों में से जो अच्छी चीजें थी उन्हें लेकर के आगे जाए। 60,000 करोड़ का एडीआर की रिपोर्ट के हिसाब से 2019 में सुनील भाई 60,000 करोड़ रुपए का बोझ था आम चुनाव में। 60,000 करोड़ एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। जरा सोचिए कि अगर जब ये पैसा बच करके नीचे जनता के पास जाएगा तो मुझे लगता है उससे एक आमूल चूल परिवर्तन आने की, बेहतर कल की, इस देश के जो भविष्य के कल की संभावनाएं हैं वो और स्ट्रांग होंगी। तो मुझे लगता है कि ऐसे विषयों पर कोई शंका अगर है तो उसके समाधान के साथ विपक्षी लोगों को सामने आना चाहिए। केवल पूरी हवा हवाई और राजनीतिक टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए, जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए। जी, एक देश एक चुनाव का जो मसला है ना धर्मेंद्र भाई, जो आपने कहा कि ये बिहार में 5 बार में कराते हैं चुनाव या पंचायत की नहीं करा पा रहे, वो ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में ही सब निपट जाएगा। उसके लिए जहां तक अब तक समझ में आया हमें, उसके लिए एक ऐसा सिस्टम है कि एक बार में, ऐसा नहीं कि एक ही साथ आज ही की तारीख में सब खत्म, खटाखट फिनिश, ऐसा नहीं है सर। एक बार में, यानी कि अब महीना भर में, चाहे 7 चरणों में हो, 8 चरणों में हो या 10 चरणों में हो, एक बार में झंझट खत्म होना चाहिए। उसके लिए जो व्यवस्था है उसी हिसाब से अलग अलग राज्यों की, इस पे आप लोग मंथन कर रहे हैं सर। अब समय नहीं है सर, इसमें आप लोग मंथन कर रहे हो जेपीसी में। मैं एक सुझाव दूंगा, भारतीय जनता पार्टी के साथी को आपके चैनल के माध्यम से वन नेशन वन इलेक्शन की बात करेंगे 29 में। 27 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में पंचायतों के चुनाव साथ करके दिखाएं। मैं इनको ये कह रहा हूं, अपनी सरकार से अनुरोध करके साथ करके दिखाएं, तब उस पर हम लोग डिबेट करेंगे, बहस करेंगे और आपको व्यापक सहयोग की भी बात करेंगे। उसके लिए भी कोई ना कोई थ्योरी चल रही होगी पार्टियों के मन में बड़े फलक पर। और दूसरा 34 का जो जिक्र हो रहा था ना कि 34 तक शायद ये मामला टल जाएगा। धर्मेंद्र भाई, जिस हिसाब से हलचल तेज है, लग रहा है 29 महीना एक देश एक चुनाव का मामला आ जाए। और फिर ये भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि जिन राज्यों में 28 में चुनाव होगा वो क्या करेंगे, वो फिर एक साथ फिर से तैयार होंगे जाने के लिए या नहीं। और ऐसा जोखिम, अगर मान लीजिए एक देश एक चुनाव वाला, विश्वनाथ मिश्रा जी, ये विकल्प लागू हुआ तो ऐसा तो कहीं किसी भी उसमें उठा लीजिए, फिर 34 में उठा लीजिए, तब भी यही स्थिति होगी 29 वाली। इसीलिए शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि 34 तक क्यों इंतजार करना भाई साहब, जो वही काम 34 में हो उसे 29 में ही कर लो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, फिर क्यों और लंबा खींचना। इसलिए इस पर भी मंथन चल रहा है। देखना ये महत्वपूर्ण होगा धर्मेंद्र भाई और अभिमन्यु भाई कि आप लोग जेपीसी में अपने क्या सुझाव रखते हो, क्या सहमति बनती है और ये व्यवस्था क्या वाकई में 29 में लागू होती है। इस पर सबकी नजरें हैं, बाकी तो किस्से कहानी है। नमस्कार, धन्यवाद।